नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 के बाद प्रदेश में निराशा, अवसादवाद, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था, लेकिन आज प्रदेश में हर स्तर पर काफी सुधार हुआ है। साथ ही पीएम मोदी के विजन से गरीब के जीवन में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण का नए युग का सूत्रपात किया। आज सरकारी सेवाओं में योजनाओं के लाभ घर बैठे ही मिलने सुनिश्चित हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया है। इसके अलावा 2014 में लिंगानुपात 871 था, जो आज सुधरकर 932 हुआ है, जो हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। वहीं उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के पीछे 80,000 करोड़ रुपए डाले गए। वहीं मुख्यमंत्री ने 9 वर्ष पूरे होने पर अपनी सरकार द्वारा किए गए 9 प्रमुख कार्य बताए, जिनमें उन्होंने परिवार पहचान पत्र और बीपीएल कार्ड की सीमा 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, चिरायु एवं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना, 5,191 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, ई लर्निंग के लिए 5,50,000 टैबलेट वितरण, हर जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ना और हिसार और अम्बाला में 2 नागरिक एयरपोर्ट को बताया। अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं, जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसको अपने आप मिलता है। जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। लेकिन और पंचायतों में हमने इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका सशक्तिकरण, कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएं अपने आप करें। हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुंचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ एसओटीआर वो उनको जाना ही चाहिए। दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरीय क्षेत्र का वो 55% है। उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराए। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें। तो ये भी बात बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग ए, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया और शायद शहरी निकाय में भी दिया, शहरी निकाय में भी दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है, यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के साथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठाटे के साथ सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गांव का भी इसमें
एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी जो 214 रुपया थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता, तो ये 357 रुपया ये भी सारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 31 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंचाया है, और इसमें भी शायद हमारा सैचुरेशन हो गया। हाँ, ये हमारा सैचुरेशन, हालांकि इसका टाइम लिमिट 25 तक की है। हमने 22 टारगेट रखा था और 22 में हमने ये पूरा कर लिया। और इसी प्रकार बिजली जो मैंने बताई 24 घंटे बिजली, ये भी 5800 गांव के अंदर सीधी पहुंच गई है। शहरी निकाय के नाते से अनधिकृत कॉलोनियों का विषय इसके बाद भी आएगा, एक आज भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो योजना हमारी बन गई है उसमें 2547 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड हैं, जो आगे उसमें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चलाया था। अगर पहले की भी थी तो केवल शहरी इलाके में की थी। अब हमारी लगभग 1000 के आसपास कॉलोनी ऐसी हैं जो शहरी जो लिमिट है उससे भी बाहर दूर बनी हुई है। किसी गांव, बड़े गांव के आसपास बन गई, और गांव वाले कई बार वो नगरीय इकाई बनाना नहीं चाहते, पंचायत रखना चाहते हैं, फिर भी वहां कॉलोनी विकसित हो गई। सुविधाएं उनको भी चाहिए। कई बार कस्बों के आसपास इतनी दूर है कि सारा शहर के अंदर मिलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनको हम अधिकृत करा रहे हैं। उन सब का भी आज बाद में सारा बताऊंगा। शहरों के अंदर मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव, ये कभी सोचा पर नहीं था, लेकिन हमने उसको सीधा कराया है। और मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके कारण से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जाता था मेयर के और अध्यक्ष के चुनाव में, वो सब चौपट हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। 4 बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई हैं, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये अलग से, यानी जो एमसीजी के या जो म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम के लेवल के कामों से ऊपर के काम हैं, बड़े काम, बड़े हाईवेज हैं, बड़े एलिवेटेड रोड्स हैं, पुल हैं, ये सब, या स्टेडियम्स हैं। तो ऐसे बड़े काम जो हैं वो सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी कराएगी। वो जो काम अभी तक या तो एचएसवीपी कराता था या कहीं और विभाग उसमें लगते थे, लेकिन अब अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बनाई, और बहुत अच्छा, कम से कम फरीदाबाद, सोनीपत सबसे पहले शुरू हुआ था, गुरुग्राम, तो बहुत अच्छा एक विकास आप लोग सब देखते ही हैं, वो उसके कारण से निकला है। और फरीदाबाद भी अच्छा काम कर रहा है, सोनीपत में शुरू हो गया है, और पंचकुला में शुरू हो गया है। 5वां वो हमने हिसार के अंदर भी इसको घोषणा की है, बहुत जल्दी उसका गठन भी हो जाएगा। बिल्डर्स की और जो प्लॉट अलॉटीज का जो झगड़ा था, उसमें केंद्रीय कानून के हिसाब से रेरा ये नया एक वो बनाया था, तो रेरा के 2 यूनिट्स अपने यहाँ है, गुरुग्राम के लिए अलग से और बाकी हरियाणा के लिए अलग से। तो इसमें भी सुचारू रूप से काम जो चल रहा है, तो बहुत से जो ऐसे मकानों के प्लॉट होल्डर्स या जो फ्लैट होल्डर्स थे, उनको काफी उसका लाभ हुआ है। पावर डिपार्टमेंट, जहां हमने 24 घंटे बिजली की बात कही है, वहां पर बिजली के जो लाइन लॉस हैं, ये 2014 में हम देखते हैं भयंकर थे। कुछ गांव तो ऐसे थे, यानी बिजली का बिल भरना वो अपना अपमान समझते थे। ये तो एक ऐसा सरकार का जजिया कर है, ये हम क्यों दें बिजली। तो उनकी धारणा क्या थी, शायद बिजली मुफ्त में आती है, पानी में से निकलती है, पैसा तो लगता ही नहीं, इसलिए बिल क्यों भरा है। लेकिन आखिर भले ये बात ठीक है कि उसके कोई रॉ मटेरियल के नाते कोई खर्च नहीं है, लेकिन पानी से बनाने के बाद उसका भी खर्च आता है, और हाँ, अगर कोयले से बनाई जाए उसका भी खर्च आता है, फिर वहां इतना बहुत बड़ा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका भी खर्च आता है। तो उस सारे खर्च के नाते उसकी कॉस्ट तो बढ़ती है। जब ये समझाया हमने, बहुत प्रेम से प्यार से सब समझाया, सारा कुछ किया। पहली बात तो लाइन लॉस जो कुछ गांव में 80% दर्ज किए गए, और कुछ रिकवरी जो है बिलों की वो भी नहीं होती थी, कई साल के पड़े थे, उसकी कई योजनाएं बनाई। अल्टीमेटली आज
लाइन लॉस टोटल मिलाकर के एवरेज 13.6% रह गया। यानी और थोड़ा हम कोशिश करेंगे, इट विल कम टू सिंगल डिजिट, कोशिश करनी पड़ेगी। अभी 13.6% है। और जो हमारा बिलों की रिकवरी है, जो बिल पे हो दे दिए जाते हैं, उसकी रिकवरी जो 50-55% रहती थी, अब वो 84% हो गई है। और बिजली की कंपनियां, पहली बार हरियाणा की चारों बिजली कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में आई है। और ये गुजरात के बाद हरियाणा इज द सेकंड स्टेट जिसके अंदर हम इसको कवर कर पाए हैं। बाकी अभी भी सारे प्रदेश जूझ रहे हैं इस घाटे में। कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर पंप लगाने थे, उसमें भी हरियाणा ने बहुत अच्छी अचीवमेंट अपनी की है। 56,000 सोलर पंप हम लगा चुके हैं और इस अगले साल का 70,000 नए सोलर पंप का एक टारगेट रखा है और उसको भी अब शुरू कर दिया है। वो किसी स्टेज पर होगा तो बहुत जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। जो ओवरहेड लाइनें, हालांकि इसमें पहले लाइनें बेचती हैं, फिर लोग बना लेते हैं मकान और सारा अपने बिल्डिंग्स, बाद में फिर वो आखिर जनता तो जनता है, उनके कहने पर हमको हटाना भी पड़ता है। तो हमने 150 करोड़ के लगभग पिछले साल में इस पर लगाया था। 151 करोड़ रुपया इस साल का हमने इसको घोषित किया है। तो कुल मिलाकर 3,151 खतरनाक लाइनें ये हैं, जिसमें से लगभग 3,000 हट चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो और नई लाइनों की पहचान हो रही है, उसमें सब मिलाकर के 150 करोड़ रुपए का और जो राशि रखी है, इसमें हम पूरा करेंगे। ई लर्निंग की जैसे मैंने बात कही, 5.5 लाख टेबलेट्स जो दिए हैं। और भी शिक्षा के अंदर, चाहे वो हमारा मानो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, तो उसमें भी बता दी मैंने, सुशासन में बताई है। साथ में विद्यालय, महाविद्यालय और खास करके लड़कियों के जो महाविद्यालय हैं, वो हमने जो खोले हैं 71 कॉलेजेस, तो इस समय जो हमने खोले उसमें से लगभग 50% केवल महिलाओं के हैं, बाकी 50% कोएड हैं। 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, ऐसा वो दायरा, वो हमारा टारगेट जो है उसको हमने पूरा किया है। पलवल में दुधोला गांव में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये भी अपने आप में एक यूनिक एक कार्यक्रम चला। हालांकि और भी प्रदेशों में है ये, लेकिन हमने उसमें नया विश्वविद्यालय बना करके कौशल के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, वो भी अपना एक अच्छा कार्यक्रम अपना चल रहा है। बीटेक और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की आगे चल करके एजुकेशन स्थानीय भाषा में हो, अर्थात हिंदी में हो, तो इसमें पहले चरण में बीटेक का जो 3 विश्वविद्यालयों ने अपना पाठ्यक्रम शुरू कर दिया हिंदी में। आगे चल करके और चीजों में भी हो, ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका एक हिस्सा है कि हर प्रदेश अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में ऐसे जो कोर्सेज हैं, हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि देश, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो नहीं कि सब अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाते हैं। जापान के अंदर सब जापानी में होता है, कोई अंग्रेजी में नहीं होता है। मुझे लगता है चाइना में शायद चाइनीज में ही होगा, कोई अंग्रेजी में नहीं है। लेकिन हम चूंकि कॉलोनियल एक सारे सिस्टम के एक पार्ट होने के नाते वो अंग्रेजी का जो भूत है वो भी उतरा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमको ये उतारना है। और उसका जो कदम जो है उसके मोदी जी ने शुरू कर दिए हैं इस नई शिक्षा नीति के कारण से। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।